बजट का प्रेजेंटेशन हो गया और बजट के आर्किटेक्ट हम अगर कह सकते हैं हमारे साथ हैं फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी स्वामीनाथन हमारे साथ हैं, दीपम सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं और रेवेन्यू सेक्रेटरी भी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले मिस्टर स्वामीनाथन हम आपके पास आना चाहेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले 3 सालों से पॉलिसी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट एक बहुत बड़ा कंसर्न था। आपने बजट में ये बोला है कि 5.9% अभी करेंगे और 25-26 तक 4.5% करेंगे। क्या ये बैलेंस कैसे करेंगे इसको? बैलेंस तो जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने एक बार कहा कि अब से 4.5 तक पहुंचने के लिए 1.4% का रिडक्शन करना पड़ेगा 2 साल में, मतलब 0.7% पर ईयर। ये बिल्कुल संभव है। हमें पिछले 2 साल में इवन विथ एक्सटर्नल यूक्रेन, कोविड सेकेंड वेव, ये सब हुआ था, फिर भी हमने 0.5% 2 साल लगातार कम किया है, और इन स्पाइट ऑफ वेरी एडवर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अनुकूल हो या ना हो ये हमें पता नहीं है, लेकिन एक रिवर्जन टू मीन के जरिए से देखें तो नेक्स्ट 2 years can't be much worse than the last 2 years. I mean, they're not likely to, they cannot be much worse than the last 2 years. So even if they are reasonably good, 0.7% per annum for 2 years बिल्कुल संभव है। ओके सर, मिस्टर पांडे आपके पास आना चाहेंगे। क्या रोड मैप बजट में कुछ इंडिकेट नहीं किया है? डिसइन्वेस्टमेंट का रोड मैप क्या होगा अगर हम पूछे अगले 1 साल के लिए? आईडीएफसी वी आर ऑलरेडी ऑन, हिंदुस्तान जिंक, बीपीसीएल, ये तो ऑनगोइंग है, इसमें स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस कई सारे। ओवरऑल देखा जाए तो डिसइन्वेस्टमेंट का एक व्यवहारिक लक्ष्य रखा गया है, और ये आशा है कि हम जो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हम विभिन्न स्टेजेस में हैं उनको कंप्लीट कर सकें। तो क्या हम देखें कि अगले साल हम बीपीसीएल इस साल में इन प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा आईडीएफसी के बाद? नहीं, बीपीसीएल के बारे में हम कह चुके हैं कि वो जब वो समीचीन होगा समय तो उसी में हम लोग रीलॉन्च करेंगे, उसका अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। हिंदुस्तान जिंक के बारे में अगर हम बात करें, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर सेल को लेकर क्या हो? वहाँ पे तो मार्केट सेल्स के बारे में गवर्नमेंट ने पहले भी मतलब किया है, उचित समय पे वो देखेंगे। पर ये कितना बड़ा कंसर्न है कि वेदांता जो है वो बहुत हाई स्टेक पे हिंदुस्तान जिंक के स्टेक्स को खरीद रहा है, क्या गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी? इसको तो गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स ने इसको विरोध किया था बोर्ड में, तो उसके चलते डिले हो सकता है वहां पे। मतलब वो स्पेसिफिक मैंने आपने बताया कि उसमें एक जो सबसे बड़ा चीज ये हो रहा है कि एक्सपोर्ट्स में कंसिस्टेंसी नहीं है। प्याज के दाम बढ़ते हैं तो वहां पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। इसको लेकर एक्सपोर्टर्स में कंसर्न है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। No, I don't think it is possible to say that there is no policy consistency with respect to budget, with respect to exports, because the entire PLI scheme, for example, which is not part of the budget but it's a government policy framework, is all about creating local capacity in the country for exports. And in the budget in particular, there is clear focus on removing the duties on import of primary goods and raw materials, so that the input costs become lower and there is competitiveness for whether it is green energy, whether it is iron and steel. So in several sectors, the government has taken a look at indirect taxes and tried to reverse inversion of duties such that exports do not suffer. So there is a clear policy consistency with respect to exports, even though it is not necessarily part of the budget. ओके, रेवेन्यू सेक्रेटरी आपके जानते हैं टैक्स पॉलिसी को लेकर जो है कि हमने बढ़ा है, इस साल में काफी अच्छा टैक्स कलेक्शन हुआ है, क्या आपको लगता है ये बॉयंसी अगले सालों तक भी जारी रहेगी? और अगर जारी रहेगी जी, तो जो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 10.5% का अनुमान है। जो टैक्स जो रेवेन्यू है वो भी हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम सेम दर से 10.5% की दर से वो जैसे इकॉनमी बढ़ रही है वैसे वो भी बढ़ना चाहिए, और हमारा बल्कि ये प्रयास रहेगा कि उससे भी अधिक बढ़े। उसके लिए बिना कर दरों में बढ़ाए, जैसा आपने देखा कोई कर दर जो है इसमें नहीं बढ़ाई गई है, चाहे वो कस्टम्स की हो, एक एक्साइज ड्यूटी सिगरेट्स के ऊपर में जरूर बढ़ाई गई है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो स्पेसिफिक ड्यूटी है, वो एड वैलोरम नहीं है। जैसे जैसे प्राइसेस, सिगरेट्स के प्राइसेस दामों में बढ़ोतरी हुई है तो उसके अनुरूप बढ़ाना वो तो जरूरी था, सामयिक था, उसी के लिए बढ़ाई है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा, यही रहा है कि हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को यूज करके
जो टैक्स बेस जो हमारा है उसको हम कैसे बढ़ाएं, टैक्स रेट को न बढ़ाते हुए बॉयंसी को और अधिक बढ़ाने का प्रयास रहेगा। सर एक आपसे मिनिस्टर सोमनाथ आपसे जानना चाहेंगे 50 एयरपोर्ट को डेवलप करने की बात की गई है, ये डेवलप क्या पीपीपी के थ्रू होगा या प्राइवेटाइजेशन के थ्रू होगा? सम ऑफ देम विल बी पब्लिक सेक्टर से भी होगा, मतलब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, क्योंकि ये सब छोटे हैं, उतने बड़े तो नहीं हैं, उसमें पीपीपी भी होगा और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी से भी कुछ उसमें से होगा और कुछ प्राइवेट भी दिया जाए? प्राइवेट भी होगा, प्राइवेट ऑल 3 मेथड्स विल बी प्रेजेंट उसमें। हैव यू आइडेंटिफाइड एनी ऑफ द एयरपोर्ट्स व्हिच गो द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज आइडेंटिफाइड, आई डोंट हैव द स्पेसिफिक्स ऑफ व्हिच आर दोस लोकेशंस। एक जो आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी कंसिस्टेंसी के बारे में कहा, मैं इतना कहूंगा कि अगर आप ऐसे चीजों को हटा दें जहां कॉमन मैन का डे टू डे लिविंग के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे वीट हो, राइस हो, या जो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए बहुत अहम है, देयर द गवर्नमेंट विल ऑलवेज पुट द कॉमन मैन अहेड ऑफ द बिजनेस इंटरेस्ट्स। उसको हटा के बाकी सब चीजों में बिल्कुल कंसिस्टेंट पॉलिसी है एक्सपोर्ट्स में, और दैट हैज बीन द केस। देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी ऑन थिंग्स व्हिच डोंट अफेक्ट द कॉमन मैन्स कंजम्पशन बास्केट। और एक सर मार्केट कंसर्न मेनली ये रहा कि 5 लाख के प्रीमियम पे जो इंश्योरेंस पे जो टैक्स लगाया गया है उसको लेकर काफी सवाल रहा है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए हमको कुछ और इंसेंटिव देना चाहिए। देखिए, अगर आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप किस इनकम स्तर की बात कर रहे हैं? आप पेनिट्रेशन, हम किसका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम 400 रुपया है, हाँ? तो जो आज जो मेजर लिया गया है, दिस अफेक्ट्स ओनली द हाईएस्ट एंड रिचेस्ट सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। उनका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए टैक्स इंसेंटिव का बिल्कुल जरूरत नहीं है। दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स, दे अंडरस्टैंड व्हाट इंश्योरेंस इज, एक बात। दूसरा, इसमें एक्चुअल लाइफ इंश्योरेंस के लिए कोई भी सीलिंग नहीं है। अगर आप 1000 करोड़ का भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस लें, उसमें कोई रोक नहीं है या कोई टैक्स इफेक्ट नहीं है। दिस इज मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन द गार्ब ऑफ इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस के ड्रेस पहनकर जो इन्वेस्टमेंट आता है उसमें एक बहुत बड़ा लिमिट लगाया गया। तो इसमें एक्चुअली इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने रेवेन्यू सेक्रेटरी ने हमें एक सुझाव, इंफॉर्मेशन ये दिया कि अप्रॉक्सीमेटली द परसेंटेज ऑफ पॉलिसीज दैट वुड बी कवर्ड इन वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स इज सम 0.1% ऑफ पॉलिसी होल्डर्स विल बी अफेक्टेड। एक लास्ट थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, जैसा कि इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये जो टैक्स लगा है ये इंश्योरेंस पर नहीं है। सबसे पहली बात, अहम बात, बहुत क्लियरली ये इन्होंने अच्छा वाकया यूज किया कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो म्यूचुअल फंड है, तो अगर अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से कीजिए, स्टॉक्स के माध्यम से कीजिए या किसी अन्य माध्यम से कीजिए। आप लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको टारगेट किया गया। एक लास्ट क्वेश्चन सर चल रहा था कि डिफेंस बजट में एक्सपेक्टेशन था कि वो 10% करीब बढ़ेगा, वो वहां सिर्फ 6% बढ़ाया गया। तो क्या ये इसलिए किया जाए कि हम मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में डिफेंस में ज्यादा कर पाएंगे? हाँ, वो भी एक कारण है, और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के हिसाब से हमने किया है। और अगर उसमें और जरूरत पड़ता है तो वी आर प्रिपेयर्ड टू एक्सपैंड इट टू व्हाटएवर लेवल इज नेसेसरी फॉर द नेशंस डिफेंस प्रिपेयरनेस। दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी बजटरी कंस्ट्रेंट, इट इज बेस्ड ऑन द absorption constraints, also the fact that उसमें sources का diversification भी हो रहा है रशिया से, अन्य देशों से। so उसमें जो जरूरत होगा उसका पूरा प्रावधान हम करेंगे at any cost, उसमें कोई ये नहीं है। बजट के कुछ स्टेटमेंट्स पे बात करने के लिए हमारे साथ डीईए सेक्रेटरी और डीएफएस सेक्रेटरी दोनों साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है 18 ऑफ पर। सर सबसे पहले तो ये 33% हाइक किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, कैपेक्स पे। टैक्स बॉयंसी है, टैक्स बढ़ा है, लेकिन फिर भी हमारा बोरोइंग्स बढ़ जाएगा, गैप काफी बढ़ जाएगा। 18 लाख करोड़ अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग, वो फंड कहां से आएगा उसके लिए? अगर आप ये देखें कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो इस वर्ष का जो 22-23 का रिवाइज एस्टिमेट का है और जो अगले वर्ष का बजट एस्टिमेट है उसमें कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, करीब 30-35 हजार करोड़ का ही फर्क है। इसी तरह से नेट बोरोइंग्स हैं वो भी लगभग उसी ऑर्डर की हैं जो इस वर्ष की थी। तो ये जो 10 लाख करोड़ का कैपेक्स का प्रोविजन किया गया है,
ये जो बाकी के जो एक्सपेंडिचर हैं उनके रैशनलाइजेशन के लिए, जहां पर एक सरकार का एक बड़ा ही स्पष्ट अप्रोच रही है, टारगेटेड सपोर्ट टू दोज हु इन नीड। तो क्या आपको लगता है इस बार हम फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसे इस साल फिस्कल में हमने वन ऑफ द हाईएस्ट पे किया है, आपको लगता है कि अगले साल फर्टिलाइजर सब्सिडी में कुछ हमें बचेगा या कम होगा? उसका जो है वो अगले साल का, इस साल का बजट जो रिवाइज एस्टिमेट है वो करीब 2,25,000 करोड़ का है, क्योंकि इस साल सभी चीज़ों के दाम बढ़े थे, गैस के भी दाम बहुत बढ़े हुए थे, उसमें कुछ गिरावट आई है। और अगले साल उम्मीद यह है कि उसमें करीब 1,75,000 करोड़ का सब्सिडी की रिक्वायरमेंट होगी, और तो करीब 20% कम होने की उम्मीद है। तो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट रखा गया 5.9%, अभी 6.4 से घट के और 4.5% 25, ये कैसे संभव हो पाएगा? अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना बढ़ाते रहेंगे, क्या टैक्स बॉयंसी इतना ज्यादा होगी? क्योंकि सेविंग्स भी अब कम होंगे। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में इतना रिलीफ दे रहे हैं तो लोगों का सेविंग्स भी कम हो जाएगा। सेविंग्स, उनके हाथ में पैसा ज्यादा जाएगा, वो बचा भी सकते हैं और इसके साथ खर्च भी कर सकते नहीं, हैं। अभी सेविंग्स के लिए हमारे पास इंसेंटिव्स था कि हमें टैक्स बेनिफिट मिलता था, इसलिए हम सेव करते थे, हम पीपीएफ में लगाते थे या फिर इंश्योरेंस में लगाते थे या डिपॉजिट्स करते थे, एफडी करते थे। वो इंसेंटिव खत्म हो जाने के बाद अगर लोग सेविंग पे, ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होगा। अच्छा, अगर आप स्मॉल सेविंग्स की बात कर रहे हैं तो इसमें स्मॉल सेविंग्स पे एक नई योजना और दूसरे 2 स्कीम का जो मैक्सिमम लिमिट है उसे रिवाइज किया गया है। एक महिला सम्मान बचत पत्र का जो है, जिसमें 7.5% 2 साल के लिए डिपॉजिट के लिए, वो जो बैंक से ज्यादा है, किसी भी बैंक में भी 7% या करीब 6, 6.5 या 6.7, 6.8% दे रहे हैं। और इसी के साथ जो सीनियर सिटीजन की स्कीम है उसकी भी लिमिट दोगुनी करी गई है लगभग। जैसा जो मंथली स्कीम है, मंथली सेविंग्स स्कीम है, उसकी भी लिमिट बढ़ाई गई है। तो हमें उम्मीद है कि स्मॉल सेविंग्स में, इन तीनों स्कीमों में बचत का राशि आएगी। और मुख्य तौर पे जो नंबर है उसमें आप ये देखें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उस पे एक रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करी गई है कि जहां पे जरूरत है वहां पे खर्च होगा, जहां पर उतनी जरूरत नहीं है वहां पर उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश की है। दूसरी तरफ आपसे जानना चाहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर कोई बात नहीं हुई है। 2 साल या 3 साल पहले की बजट में वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा, कोई मेंशन नहीं है। क्या कोई टारगेट फिक्स नहीं किया गया डिसइन्वेस्टमेंट के लिए इस पर? और जो एसेट मोनेटाइजेशन के लिए जो टारगेट रखा गया था 6 लाख करोड़ का विद इन स्पैन ऑफ 5 ईयर, उस पर कितना काम हुआ है? क्या वो लगता है कि उससे हमें कुछ? देखिए, बैंक का प्राइवेटाइजेशन तो अभी जैसे कोई उचित समय आने पे ही इस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक का, और आईडीबीआई का ऑलरेडी चल रहा है, जैसा कि सेक्रेटरी डीए ने बताया। तो इस प्रकार से जब भी उचित टाइम आएगा तो देखा जाएगा। और दूसरा जो सवाल हमने पूछा आपसे कि एसेट मोनेटाइजेशन को लेके जो 6 लाख करोड़ का, वहां पे कितना हो रहा है काम, वो भी क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन ही है। उस प्रश्न का अगर मैं जवाब का प्रयास करूं तो पिछले वर्ष का जो टारगेट था वो पूरा हुआ था। इस वर्ष का भी जो टारगेट है वो लगभग पूरा होने की उम्मीद है। और इसमें से अधिकांश जो आप 6 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं वो एसेट जो सरकारी अंडरटेकिंग्स हैं उनके एसेट्स हैं। वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है या एनएचएआई के एसेट्स हैं, तो पैसा उनके पास जाता है वो, लेकिन वो पैसा उनके पास जाता है वो फिर उसे री इन्वेस्ट करते हैं और बनाने के लिए। तो बजट को फाइनेंस नहीं करता है, लेकिन जो सरकार का जो लैंड्स हैं उसका सही तरह से इस्तेमाल करना है, लैंड को मोनेटाइज करना, उसका प्रयास जारी है। पर एक आखिरी सवाल, पैन को एक अब आइडेंटिफिकेशन, ये क्यों बदलाव हो रहा है? कभी आधार को बोला जा रहा था, क्या आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वो इशू है? नहीं, पैन को क्योंकि जो कंपनियां हैं उनको एक ही प्रकार की सूचना अलग अलग विभागों को देनी पड़ती है, तो उसके लिए कॉमन आइडेंटिफायर को पैन निश्चित किया गया है, और जिससे कि वो ट्रांसफरेबल होगी। जो कॉमन सूचना होगी उस कंपनी को 5 जगह नहीं अलग अलग देनी पड़ेगी, एक ही जगह देने से एक दूसरे को इंटरऑपरेबिलिटी रहेगी, इंटर एक्सचेंज हो जाएगी। हमारे साथ सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता और सीबीआईसी चेयरमैन विवेक जौहरी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वागत से। सबसे पहले मिस्टर गुप्ता, आपके पास हम आना चाहेंगे। वित्त मंत्री ने पहली बार शायद बजट में 4 सालों में कहा है कि मिडिल क्लास को हम कुछ दे रहे हैं। क्या मिला है मिडिल क्लास को? क्या आप कर सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम में तो कुछ भी नहीं मिला है,
न्यू टैक्स रजीम को प्रमोट करने के लिए कुछ किया गया है, पर मिडिल क्लास जो है वो ओल्ड टैक्स रजीम में सेविंग भी करता था, न्यू में वो सेविंग कम नहीं हो जाएगा? देखिए, ये अब जो टैक्स पेयर है उस पर छोड़ दिया गया है कि वो कैसे क्या करना चाहता है। अगर वो नई टैक्स रजीम में टैक्स भरता है तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ टेबल पे पैसा रहता है उसके पास, और अगर वो अगर वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके पास फ्रीडम है। पहले वो फ्रीडम नहीं थी, अगर वो उसको LIC में लगाना है या PPF में डालना है, उस प्रकार का जो है, अब देयर इज नो रेस्ट्रेंट ऑन इट। सो जिस प्रकार से वो करना चाहता है वो कर सकता है और अपना बेनिफिट देख सकता है। और हमें लगता है कि जिस प्रकार की स्लैब्स का निर्धारण किया गया है और उसको रिड्यूस किया गया है टैक्स इंसिडेंस को, नई रिजीम अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिशियल रहेगी। बहुत ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत नैरो बैंड होगा जहां पे कि वो नई रिजीम उनको बेनिफिशियल ना हो। नहीं, आपने ठीक कहा कि नई रजीम बेनिफिशियल होगी, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास की बात करते हैं तो मिडिल क्लास किराए के घर में रहता है। अभी फिलहाल उन्हें किराए पे जो HRA मिलता है उस पर उन्हें टैक्स डिडक्शन मिलता है। मिडिल क्लास जो है वो PPF में सेव करता है। अब वो सारा वो नहीं कर पाएगा, उन्हें ना तो HRA मना नहीं है, PPF में उसको कोई बार नहीं है, पर वो अगर वो करना टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर न्यू रिजीम में, तो वो क्यों करेगा? देखिए आप बगैर डिडक्शन के भी न्यू रिजीम में बेनिफिट होगा उसको, तो क्यों नहीं करना चाहेगा? अगर आपको बगैर डिडक्शन के न्यू रिजीम में बेनिफिट है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि HRA एग्जम्पशन लिए बिना भी उसे न्यू रिजीम में बेनिफिट मिलेगा? जी हाँ। ओके। दूसरी चीज आपने ये कही है कि जो 15.5 लाख से ज्यादा का न्यू रिजीम में इनकम है उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, जो कि 52,500 का आपने बोल रहे हैं। वो 52,500 किस आधार पर कैलकुलेट किया गया और 15.5 लाख से ऊपर वाले को ही क्यों? मैं ये क्लैरिफाई करता हूं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रत्येक सैलरीड एम्प्लॉय को मिलेगा। पहले न्यू रिजीम में वो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, अब सरकार ने उसको सेम एट पार कर दिया है, चाहे ओल्ड रिजीम में रहे चाहे वो न्यू रिजीम में रहे। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 और 1/3 जो भी नियम है वो वही का वही नियम न्यू रिजीम में भी एप्लीकेबल रहेगा। मैंने न्यू रिजीम में इसलिए लगभग स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। लगभग 3.5 करोड़ जो टैक्स पेयर हैं हमारे, जो सैलरीड हैं, उन सभी को ये बेनिफिट अवेलेबल होगा अगर वो न्यू रिजीम में स्विच ओवर करते हैं, चाहे ओल्ड रिजीम में रहें, उनको ये बराबर हो गया। तीसरा एक क्लैरिफिकेशन, सरचार्ज को लेकर काफी मिसकंसेप्शन है, उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है, उसको किस तरह से चेंज किया गया है? जैसा मैंने अभी बताया, जो नई रिजीम में सरचार्ज जो पुरानी रिजीम में 37% था उसको 25% पे कर दिया गया है नई रिजीम में ही। ओल्ड रिजीम रिमेन्स इंटैक्ट। तो उसका लॉजिक क्या है, क्यों सरचार्ज को इतना कम किया गया? नहीं, वो तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी कहा है कि चूंकि हमारी जो टैक्स की दर है, जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट बहुत अधिक है, इसलिए उसको हम कम किया गया है। मिस्टर जौहरी, आपके पास आना चाहेंगे। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो कई क्षेत्रों में कम किया गया है, उसका क्या बेसिक पर्पज है? क्या हम पैरिटी लाना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो रीजन है? जी, बेसिक पर्पस इसका जैसा मैंने पहले भी बताया, 2-3 सेक्टर्स में खास करके जिनको ध्यान में रख के किया गया है। उसका उद्देश्य यही है कि जो रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्ट होते हैं, जिससे कि जो गुड्स का मैन्युफैक्चर है, प्रोडक्शन है, वो इंडिया में हो सके, उसको प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। उसके अलावा कुछ क्षेत्रों में जहां हमने ऑलरेडी एग्जेम्पशंस दिए हुए थे, जैसे कि मोबाइल फोन्स एक एग्जाम्पल है, जिसमें कई सालों से हम ये पद्धति चला रहे हैं कि हम रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट पर कम ड्यूटी करके और फिनिश प्रोडक्ट और उसके बीच में डिफरेंशियल पैदा करके कोशिश कर रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े। वहां हमारा उद्देश्य ये है कि जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो डीपन हो। तो इसलिए जो अभी तक जो सब असेंबलीज वगैरह हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब वो भी हम भारत में बना पाए, इस उद्देश्य से ये ड्यूटी रिडक्शन दिए गए हैं। मेनली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मरीन एक्सपोर्ट्स हमारे काफी बड़ी मात्रा में होते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए। और फाइनली टेलीकॉम, मैंने आपको बताया, टेलीकॉम, मोबाइल, मरीन सेक्टर, डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए सीड जो प्रयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उन पर हमने एग्जेम्पशन दिया है। बिल्कुल सर, एक क्लैरिफिकेशन आपसे उस पर भी चाहेंगे कि प्रॉपर्टी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 करोड़ जो किया गया है जिनको कैपिटल, वो उसके पीछे लॉजिक क्या है? 10 करोड़ क्यों लिमिट तय किया गया है?
कोई रीजन, कोई स्टडी 10 करोड़ सरकार ये चाहती है कि इसका जो बेनिफिट है वो बहुत ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ले रहे थे, और कुछ ऐसे इंस्टांसेस भी थे जहां पे कि बेनिफिट बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स का लिया गया। तो 10 करोड़ एक ऐसा रीजनेबल अमाउंट है जो कि एक घर जो आदमी लेता है वो उसको बेनिफिट रहे। अगर वो अपना 54 या 54 एफ में जो भी बेनिफिट लेना चाहता है तो उसका रीइन्वेस्टमेंट का 10 करोड़ का लिमिट रखा गया। एक डिमांड इंश्योरेंस सेक्टर का था कि इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए उनका ये मानना था कि उन्हें एटीसी की टाइप का कुछ अलग से टैक्स रिलीफ दिया जाए ताकि लोग इंश्योरेंस लें इंडिया में, क्योंकि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भारत जैसे देश में बहुत कम है। क्या वो विचार में नहीं आया कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कुछ करना चाहिए? नहीं, बहुत से विचार आते हैं, परंतु सरकार ने आयकर में बेसिकली एक थीम लिया हुआ है कि मिनिमम जो डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, उनको मिनिमाइज किया जाए, और इसी तहत कोई अलग नया डिडक्शन एग्जम्पशन देने का सरकार का कोई। एक लास्ट क्वेश्चन सर, कैपिटल गेन्स को लेकर मार्केट को बहुत उम्मीद थी कि उसमें पैरिटी लाई जाएगी, इक्विटी, रियल एस्टेट और सब में अलग अलग ड्यूरेशन और अलग टैक्सेस है, वो क्यों नहीं किया गया? उसके पीछे क्या लॉजिक? विल कंटिन्यू विद द वर्क, इट्स ए वेरी वेरी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, तो उस पर काम करते रहेंगे और जब उचित समय आएगा तब किया जाएगा उसको। चलिए सर, ET Now स्वदेश से बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।